माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित हमारे सभी सभासदगण, इस गर्मामयी सदन में माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी ने गत 20 फरवरी को राज्य की दशा व दिशा को व्यक्त करने वाला एक अभिभाषण दिया। यह अभिभाषण हरियाणा के भविष्य की रूपरेखा ये प्रस्तुत करता है। एक ऐसे हरियाणा की जो विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय और समावेशी प्रगति के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर है। मैं इस अभिभाषण के लिए माननीय राज्यपाल महोदय प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण विकसित हरियाणा का ये स्पष्ट रोड मैप है। जब हम विकसित हरियाणा की बात करते हैं तो वह एक स्वाभाविक रूप से विकसित भारत से ये जुड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, उन्होंने लक्ष्य रखा है। हरियाणा इस राष्ट्रीय संकल्प का माननीय अध्यक्ष जी अग्रदूत है। माननीय अध्यक्ष जी, इस अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हमारे माननीय सदस्यों ने प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के लिए रचनात्मक सुझाव दिए हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कुछ विपक्षी सभासदों ने हमारी सरकार पर आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने घोर आलोचना भी की है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि यहां असहमति को भी सम्मान मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार के जन कल्याण व विकास कार्यों की सराहना भी की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यदि सरकार की कोई कमी है तो उसको उजागर भी करना चाहिए। हम स्वस्थ आलोचना का स्वागत करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना करना, आलोचना के लिए भी हमने हाजिरी लगवानी है माननीय अध्यक्ष जी। इसके लिए आलोचना करने से न तो विपक्ष को कोई लाभ मिलता है और न ही इसमें कोई जनहित निहित है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े खेद की बात है कि हमारे विपक्ष के भाई सरकार की आलोचना करने के लिए, मैं सुन रहा था, मैंने एक एक व्यक्ति का सुना है, पीछे भी मैं सुनता रहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, रटी रटाई बातें जो पहले बोलनी थी वो अब भी बोल रखी है। रटी रटाई बातें बोलने का काम हमारे विपक्षी साथियों ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में और सदन के बाहर भी एक ही बात कहते हैं हमारे विपक्षी साथी कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। यही बात बोलते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। माननीय अध्यक्ष जी, हम इनकी आलोचनाओं से विचलित होने वाले नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं
मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं कि वे सूरज को ढकने की कोशिश तो कर जाते हैं, वे सूरज को ढकने की कोशिश तो कर जाते हैं, पर सच की रोशनी को रोक कहां पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम काम करने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम काम करने वाले हैं, हमने काम किया भी है और आगे भी हम 3 गुना गति से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए प्रदेश की जनता ने, हमारे विपक्षी साथी कह रहे थे भाई इसी कारण 2014 के बाद नॉन स्टॉप तीसरी बार माननीय अध्यक्ष जी हरियाणा प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन में विश्वास व्यक्त किया है। तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार दी है। काम किया है माननीय अध्यक्ष जी, बातें नहीं की है, काम किया है। आज उसकी चर्चा देश का, प्रदेश का हर नागरिक कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पर 4 दिन तक चर्चा रही। हमारे विपक्ष के कुछ सदस्यों ने बड़ी बड़ी हवाई बातें करी। माननीय अध्यक्ष जी, निराधार आरोप भी लगाए। मैं उनका बारे में मैं बताना चाहूंगा विस्तार से, क्योंकि हमारे विपक्षी सभासदों ने जो जो कहा है, अभी भी मैं सुन रहा था। हमारे वरिष्ठ साथी अशोक अरोड़ा जी, हमारे शीशपाल केहरवाल जी और श्रीमती पूजा जी और जस्सी पेटवाड़ जी, उन्होंने भी उसी को आगे बढ़ाया, लकीर को। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत के ऊपर कटाक्ष किया, इसके ऊपर कटाक्ष किया माननीय अध्यक्ष जी, कि कुछ लोगों ने तब इसे नहीं गाया जब लोग इसे कहा गा रहे थे। ये बात कही गई। माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी जस्सी पेटवाड़ जी ने इसके ऊपर कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए ये बहुत बड़े गर्व की और गौरव की बात है कि इस बार के बजट, इस अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम गीत से की गई, उससे हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, परंतु जैसा मैंने कहा है कि हमारे कुछ विपक्षी साथियों ने इसी के ऊपर कटाक्ष किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के इस अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है और इस महान सदन के अंदर हम सब एकत्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे राष्ट्र की, ये वंदे मातरम गीत, माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सांस्कृतिक चेतना है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी स्वतंत्रता की तपस्वी यात्रा का ये स्मरण है। हजारों लाखों युवाओं के अंदर एक ऊर्जा भरने का काम वंदे मातरम गीत ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर कटाक्ष किए गए, इसके ऊपर कहा गया। माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी कहा गया, नहीं देखिए, एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी आपने सुना होगा। अभी 2 मिनट पहले मैं आपको बता देता हूं जस्सी पेटवाड़ ने क्या कहा। नहीं, देखिए,
मैं कोई गलत नहीं बता रहा। अभी आपने क्या कहा है, अभी 2 मिनट पहले पूरा सदन बैठा है, पूरे सदन ने सुना है कि आपने क्या कहा है। आपने कहा कि सबसे पहले कलकत्ता में ये कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, ये बात आपने कही है, कलकत्ता में गाया गया। मैं अभी बताता हूं, मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिस वंदे मातरम गीत के मंत्र ने भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस दिया हो, और जिस जयघोष से हमारे करोड़ों भारतीयों के हृदय में बलिदान, त्याग और तपस्या की अग्नि प्रज्वलित हुई हो, माननीय अध्यक्ष जी, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण इस विधानसभा में करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम के 150 वर्ष केवल समय की गणना नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि यह राष्ट्र के पुनर्जागरण की, उसके संघर्ष की और उसके स्वाभिमान की 150 वर्ष लंबी ये गाथा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम ऐसे कालखंड में खड़े हैं जब राष्ट्र अपने इतिहास के कई गौरवशाली अध्यायों के साथ एक साथ स्मरण कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने हाल ही में अपने संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्ण वर्ष हमने पूरे किए। माननीय अध्यक्ष जी, देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को श्रद्धापूर्वक मना रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इन सभी स्मृतियों के बीच वंदे मातरम 150 वर्ष हमें यह याद दिलाते हैं कि भारत की आत्मा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान से बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत 7 नवंबर 1875 को सार्वजनिक हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति, त्याग, राष्ट्रीय चेतना का ये प्रतीक बन गया। माननीय अध्यक्ष जी, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन का रास्ता ये प्रशस्त किया है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1907 में कलकत्ता में वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी अखबार शुरू हुआ, जिसके संस्थापक महर्षि अरविंद थे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे सबसे खतरनाक राष्ट्रवादी पत्र माना, ब्रिटिश सरकार ने, माननीय अध्यक्ष जी, और श्री अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उन्हें सजा दे दी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1896 में गुरुवर टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से गाया, पहले अधिवेशन में। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1905 में वाराणसी अधिवेशन में महान कवित्री सरला देवी चौधरानी ने पूर्ण वंदे मातरम का गान किया।
माननीय अध्यक्ष जी, गुलामी के कालखंड के दौरान जब वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, माननीय अध्यक्ष जी, तब भावपूर्ण तरीके से वंदे मातरम का गान किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब सुबह 6:30 बजे सरदार पटेल जी के आग्रह पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने आकाशवाणी से अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम का गान कर देश को भावुक कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देते हुए इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम की यात्रा जितनी गौरवपूर्ण है, उतनी ही संघर्षपूर्ण भी ये यात्रा रही है। जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए, तब भारत गुलामी की बेड़ियों में, माननीय अध्यक्ष जी, जकड़ा हुआ था। जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए, तब देश में आपातकाल लगा हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, आपातकाल की जंजीरों में ये भारत बंधा हुआ था और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। शायद हमारे कुछ साथियों को उसकी जानकारी नहीं है, भूल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि जिस मंत्र ने देश को स्वतंत्रता की ऊर्जा दी है, उसी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश ने लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का एक काला अध्याय भी देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन आज जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यह अवसर उस गौरव को ये पुनः स्थापित करने का है, उस चेतना को फिर से जागृत करने का है और यह संकल्प दोहराने का है कि भारत कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं हरियाणा विधानसभा में इस विषय पर बोल रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी, तो यहां कोई पक्ष या प्रतिपक्ष नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब इस सदन में उस कर्ज को स्वीकार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो वंदे मातरम ने हम सब के ऊपर चढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि वंदे मातरम की भावना न होती तो आज हम जनप्रतिनिधि के रूप में इस सदन में बैठे न होते। माननीय अध्यक्ष जी, ये कर्ज, ये वंदे मातरम गीत ने हम सब पे चढ़ाया है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ा और उसी एकता ने भारत को आजादी दिलाई। माननीय अध्यक्ष जी, आज फिर अवसर है कि हम उस भावना को लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का हम सबको सामूहिक संकल्प लेने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में वंदे मातरम की उस भावना को स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है जिसे स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शब्द दिए थे। माननीय अध्यक्ष जी, दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन में 2 दिसंबर 1905 को
गांधी जी ने लिखा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम पूरे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की ये आत्मा बन चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने वर्णन किया कि इस प्रकार विशाल सभाओं में लाखों लोग एक स्वर में इस गीत को गाते थे। माननीय अध्यक्ष जी, गांधी जी ने यह भी स्पष्ट किया था कि वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हो गया है मानो वह हमारा राष्ट्रीय गीत बन गया। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने इसकी भावनाओं को महान, मधुर और विशुद्ध रूप से देशभक्ति से प्रेरित इसकी भावनाओं को महान और जो भारत को मां के रूप में माननीय अध्यक्ष जी देखता है और उसकी वंदना करता है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस वंदे मातरम को वर्ष 1905 में महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आत्मा की अभिव्यक्ति मानते थे, उसकी शक्ति देश के कोने कोने में महसूस की जाती थी। जो भी भारत के लिए जीता था, जागता था, माननीय अध्यक्ष जी, उसके हृदय में वंदे मातरम की गूंज थी। फिर प्रश्न उठता है कि इतनी पवित्र और महान भावना के साथ पिछली सदी में अन्याय क्यों हुआ है, क्या कारण है? माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम को विवादों में क्यों घसीटा गया है? माननीय अध्यक्ष जी, यह कैसी राजनीति थी जो स्वयं बापू की भावनाओं पर भी वो भारी पड़ गई? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी भी जिक्र किया है कि इसके ऊपर टिक्का टिप्पणी की गई। माननीय अध्यक्ष जी, उस दौर में मुस्लिम लीग द्वारा वंदे मातरम के विरोध की राजनीति तेज हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, 1937 में जिन्ना द्वारा विरोध के स्वर उठाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष, ये सुनने की बात है, अभी कहा है कि कलकत्ता के उसमें पहले अधिवेशन में गाया गया, मैंने बताया कि गाया गया, जिसने हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों में ऊर्जा को भरने का काम किया, जिस गीत ने भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों का जवाब देने और राष्ट्रहित में सशक्त व स्पष्ट पक्ष रखने के बजाय वंदे मातरम की ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, देखिए, इतना ही नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, आपने जो बात कही है, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने जिन्ना की भावनाओं से अपनी सहमति जताते हुए माननीय अध्यक्ष जी लिखा कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। माननीय, उस गीत ने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, हजारों करोड़ों युवाओं के दिलों में ऊर्जा भरने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के समक्ष नेहरू जी ने क्या कहा वो भी कोट करना चाहता हूं। नेहरू जी लिखते हैं कि मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। ये नेहरू जी चिट्ठी में लिखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़क जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये किस प्रकार की राजनीति थी, ये किस प्रकार का कांग्रेस का ये तो चेहरा था।
माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक बयान आता है। एक बयान आया कांग्रेस की तरफ से 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी। जो बात जस्सी पेटवाड़ जी ने कही है, जो बात जस्सी पेटवाड़ ने कही है, मैं उसी को कोट कर रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। उसी पे थोड़ा सा रह गया नहीं, हो जो उसने कोट किया था मैंने बताना पड़ता है। आपके सामने कोट किया, आपके सामने कोट किया, मुझे बताना पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्य समिति में कोलकाता में इस कार्य समिति में वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी, ये बात कही गई। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा देश हैरान था, पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, प्रभात फेरियां निकाली। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम गीत गाया गया, लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया और वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यही वह क्षण था जब एक राष्ट्रगीत का सम्मान भावना को संदेह और विवाद के घेरे में जिसे डाल दिया गया और यहीं से उस विश्वासघात की पीड़ा का अध्याय आरंभ हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इतना महान और पवित्र गीत होते हुए भी दुर्भाग्यवश पिछली सदी में इनके साथ अन्याय हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में वंदे मातरम को माननीय अध्यक्ष जी विवादों में घसीटा गया, इसके भाव को तोड़ने का प्रयास किया गया। यह इतिहास का एक कटु सत्य है जिसे नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जस्सी पेटवाड़ को नहीं पता आपको। माननीय अध्यक्ष जी, ताकि भविष्य में राष्ट्र की आत्मा के साथ ऐसा अन्याय फिर कभी न हो। चलो, आपने कुछ बोला होगा तो। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कुछ बोला होगा तो वो करें। ठीक है, ठीक है सीएम साहब, आप माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे आरोप लगाए गए, बहुत सारे आरोप लगाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा जी बैठिए। बहुत सारे आरोप लगाए गए, मैं एक एक का बताऊंगा। जो ये तो कहे गए जी, अरोड़ा जी बैठिए। मैंने जवाब तो देना है जी, मैं दूंगा। आफ्ताब जी जवाब तो देना है मैंने। आरोप लगाए गए। ठीक है, ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, आप बैठिए, बैठिए। उनका माननीय अध्यक्ष जी, जवाब दे रहे हैं सीएम। योगेंद्र माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाया गया कि मनरेगा में बदलाव किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, कृपा करके अपनी सीट पर बैठिए। ठीक है, बचा। ठीक है, अब नहीं करूंगा। एक जना बोलिए, कोई एक बोले, आप बोलो, एक जना बोलो, उसके ऊपर हम सिंबॉलिक वॉकआउट कर रहे हैं। चलो, चलिए सीएम। माननीय अध्यक्ष जी,
सभी अपनी सीट पे बैठेंगे। सीएम साहब आप अपना जवाब जारी रखें। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथी आरोप तो लगाते हैं, जब उसकी जवाब सुनते हैं माननीय अध्यक्ष जी, फिर वॉकआउट कर जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई क्वेश्चन खड़ा करते हैं तो उसको सुनना भी चाहिए। सुनील जी, उसे सुनना भी चाहिए। सीएम साहब जवाब दे रहे हैं, आप लोग आराम से बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार ने मनरेगा में बदलाव कर दिया। इसके ऊपर बड़ी चर्चा भी हुई, मैंने जवाब भी दिया इसके ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मनरेगा को प्रभावी बनाने के लिए वीबी राम जी कानून लेकर के आई, जिसके ऊपर चर्चा भी हुई और उसके अंदर वॉकआउट भी ये कर गए। क्योंकि उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वॉकआउट करके चले गए थे, इन्होंने सुना नहीं, अब भी नहीं सुना, अब भी वॉकआउट करके चले गए। क्योंकि जो आरोप तो लगाना सुलभ है, परंतु उसको सुनना, कि उसका जवाब अगर सुनेंगे तो बड़ा दुर्लभ है, सुना नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष जी, इनके पास ये तो ऊपर से हवाई बातें करके निकल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने एक और आरोप लगाया कि वृद्धा अवस्था पेंशन को काट दिया गया। आरोप ये लगाया शिषपाल केरवाल साहब ने, नरेश सेलवाल ने, इंदुराज नरवाल ने और श्रीमती पूजा जी ने। ये आरोप लगाया माननीय अध्यक्ष जी कि बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। ये आरोप लगाया, ये आरोप लगाते हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से हमारे विपक्षी भाई बुजुर्गों की पेंशन काटने जैसे संवेदनशील विषय पर झूठ और भ्रम फैला करके सस्ती राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन काट दी, बुजुर्गों के हक पर डाका डाल दिया। चलो, वो मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हैं वो उनकी जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी पे बोल रहे हैं, अगर वो कहेंगे तो ठीक है। सीएम साहब, माननीय अध्यक्ष जी, झूठ शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है, अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है झूठ। चलिए सीएम साहब आप अपना जवाब जारी रखिए। सीएम साहब आप अपना जवाब जारी माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, ये सरासर झूठ है। हमारी सरकार किसी की पेंशन छीनने नहीं, बल्कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ट्रिपल गति से काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये हर पात्र बुजुर्ग को उसका हक पहुंचाने के लिए काम कर रही है, उसका हक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। आज मैं अपने जो विपक्षी साथी जिन्होंने आरोप लगाया, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया, मैं पूछना चाहता हूं, क्या झूठ बोलकर राजनीति करना आपका एकमात्र एजेंडा है? अच्छा, आप ही शब्द बताओ क्या कहना, वही कहूंगा मैं। झूठ की जगह बताओ शब्द क्या कहना। नहीं, ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, अर्थ दोनों का एक ही है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या
यह नहीं दिखता कि हम पारदर्शी सिस्टम लेकर के हमारी सरकार आई है। माननीय अध्यक्ष जी, जो लूट आपके समय में चलती थी उसको हमारी सरकार ने रोका है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 1,30,000 मामलों में कुछ गलतियां मिली थी। 1,30,000 मामलों में माननीय अध्यक्ष जी कुछ गलतियां मिली थी। जो गलतियां थी उम्र की, जो गलतियां थी आय की, इससे संबंधित गलतियां थी। इनकी पेंशन हमने बंद नहीं की माननीय अध्यक्ष जी, इनकी कमियों की जांच की जा रही थी। ये सरकार का दायित्व है माननीय अध्यक्ष जी। 2 मिनट में ये आरोप लगा देते हैं, कहा जी 45 साल के की और लगाई थी, घोटाला हो गया। अभी थोड़ी देर पहले माननीय अध्यक्ष जी बोल दिया 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कहा ये बात बोल दी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को इतिहास याद रखना चाहिए। 1992 में कांग्रेस सरकार ने पहली बार जब ये पेंशन लगी थी, इन्होंने तो ये भी आरोप लगाए माननीय अध्यक्ष जी, कहा इसके ऊपर लिमिट लगाई थी, लिमिट भी नहीं थी, कहा लिमिट भी नहीं थी। कहा आप लोगों ने, कहा लिमिट भी नहीं थी। मैं बता रहा हूं है जी, ना अरोड़ा जी ने नहीं कहा। मैं अरोड़ा जी की बात सुनाऊंगा। एक बहुत गजब की बात बोल ली इन्होंने अरोड़ा साहब ने बहुत गजब की बात बोल ली। मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा आगे। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले 1992 में कांग्रेस ने 10,000 रुपए की जिसकी आय है उसको ये सम्मान, बुजुर्गों को सम्मान भत्ता दिया जाता था। जिस परिवार की बुजुर्ग की इनकम 10,000 रुपए, ये 1992 में लगाया था मान्य जी, कांग्रेस ने लगाया था। इसकी आय सीमा रखी थी और उस समय आय जो पेंशन थी, बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता मिलता था वो 100 रुपए था मान्य अध्यक्ष जी, 100 रुपए थी। वर्षों तक उन्होंने उसकी सीमा को नहीं बदला, कई वर्षों तक नहीं बदला, 10,000 रुपए रहा। ये तो रिकॉर्ड है, मैं कोई गलती नहीं, मैं कह रहा आपको पता नहीं है तभी तो मैं बता रहा हूं। बलराम जी, मान्य अध्यक्ष जी, अगर किसी सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी के जवाब में कोई ऐसा फिगर या कोई ऐसा तथ्य गलत है, आप लिख करके दे दीजिए, मुझे लिख के भेजिए, पर यहाँ बीच में नहीं, यहाँ फैसला नहीं होगा। अगर वो रिकॉर्ड पे कोई बात कह रहे हैं उसमें कमी है तो आपको लिख के देने का अधिकार है, आप लिख के दे दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं ऐसे नहीं माननीय अध्यक्ष है करने से क्या होगा, रुक के देने लग जो खड़े हो गए। वर्ष 1992 से लेकर विकास बैठो, अगर आपको आपत्ति है तो लिख के दो मेरे को, बैठो। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे नहीं, ये रैली नहीं है भाई, रैली नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1992 से लेकर 2009 तक कांग्रेस व इनेलो की सरकारें न तो आय सीमा घटाई न आय सीमा बढ़ाई और उसको 10,000 रुपये रखा। शायद अशोक अरोड़ा जी इनेलो में थे उस टाइम, है आप भी थे। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने 2023 में आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर हमने 3 लाख रुपए की माननीय अध्यक्ष जी, और लाभार्थियों की संख्या है जो वो 17,98,000 तक पहुंच गई। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम बुजुर्गों को 20 लाख हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को आज हम सम्मान भत्ता पेंशन दे रहे हैं। अगर पेंशन काटी गई होती तो यह संख्या कैसे बढ़ती माननीय अध्यक्ष जी, ये संख्या बढ़ती नहीं।
इस सवाल का जवाब कौन देगा? माननीय अध्यक्ष जी, पेंशन राशि की बात करें, इनेलो के समय में 200 रुपए, कांग्रेस के लंबे कार्यकाल में मात्र 700 रुपए की बढ़ोतरी, मात्र 700 रुपए की दिया तो हमने, हमने दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक वीडियो देख रहा था, बालू बैठ जा, गड़ा बैठ जाएगा तो बालू मैं एक वीडियो देख रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, शायद बालू को पता है, नरवाल को पता है, मैं एक वीडियो देख रहा था। उस टाइम तो शायद आप भी छोटे कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस के, हैं? जिला पार्षद था, ये जिला पार्षद था उस टाइम इसकी ड्यूटी थी भी इतने लोग बरका लेके जाने रैली में। मेरी भी लगाती, मेरी भी लगती थी। सीएम साहब, बालू जब छोटा था, जब भी बड़ा बालू था। माननीय अध्यक्ष जी, इसको मालूम है, उस वक्त गोहाना में एक रैली हुई थी और चुनाव आ गए थे। चुनाव ये 14 के चुनाव थे, ये मेरे ख्याल से रैली है जब हुई थी 5 नवंबर 2012 में, 13 में हुई थी, 5 नवंबर 2013 में। यूं एहसास क्या करे, करो बात। कितना अच्छे लग रहे जी सीएम साहब जी, बहुत बढ़िया। तो मैं वो वीडियो देख रहा था, माननीय अध्यक्ष जी, वीडियो देख रहा था। एक मिनट बैठ जा, मंत्री बाद में कर दिए, तय भी बाद में कर दिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वो वीडियो देख रहा था, उसके अंदर ये घोषणा हुई कि बुजुर्गों की जेब में कहा नारंगी नोट आएगा और नारंगी पगड़ियां उछली उसमें, मैंने देखा। पर माननीय अध्यक्ष जी, नारंगी नोट नहीं आया। वो नारंगी नोट मनोहर लाल जी ने भेजने का काम कराया, नारंगी नोट नहीं पहुंचा। हाँ जी जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 11 साल में बुजुर्गों के सम्मान में आज 3200 रुपए उनको सम्मान भत्ता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथियों को फिर भी शर्म नहीं आती कि हम झूठ क्यों बोल रहे। बुजुर्गों की भावनाओं से खेल रहे, बुजुर्गों की भावनाओं से खेल रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस के समय में 50,000 से अधिक अपात्र लोगों को पेंशन दे जाने का जिक्र भी करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय में वर्ष 2011 में वृद्धावस्था पेंशन घोटाला सामने आया था। वृद्धावस्था पेंशन वही घोटाला हो गया था कांग्रेस के समय में। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 50,000 से अधिक ऐसे लोगों की पेंशन जारी की गई जो या तो अपात्र थे या जो स्वर्गवासी हो गए थे, उनकी पेंशन जारी कर दी। चमत्कार करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, 4 जुलाई 2011 को एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र में खबर छपी और मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, तो मैं डेट भी बता रहा, 4 जुलाई 2011, और उसका शीर्षक था, माननीय अध्यक्ष जी, खबर का, पेंशन के नाम पर सालाना 400 करोड़ रुपए का गोलमाल हो गया। कहा ये खबर छपी थी। 400 करोड़ रुपए का उस समय के अंदर 400 करोड़ रुपए का गोलमाल हो गया। और इसके
मैं ये बताना चाहता हूं कि उस समय सरकार ने पेंशन वितरण का काम बैंक खातों में करने का निर्णय किया। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय 16 जिलों में 15,98,126 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही थी, जब पेंशन लेने वालों को बैंक खाते खुलवाने के लिए कहा गया। माननीय अध्यक्ष जी, केवल 11,44,098 लोगों ने ही खाते खुलवाए। क्योंकि इसलिए खुलवाए, पता नहीं पेंशन कहाँ जा रही थी, बड़ा तकड़ा गोलमाल हो रहा था, अखबार लिख रहे थे, आंख नहीं खुली महाराज। माननीय अध्यक्ष महोदय, साफ जाहिर है लगभग 5 लाख पेंशन फर्जी लोगों को जा रही थी इनके कार्यकाल में। इन्हें नहीं देखा माननीय अध्यक्ष जी, यह तो 16 जिलों का आंकड़ा है। उस समय कि अगर सभी 21 जिलों की आंकड़ा देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गोलमाल था, बहुत बड़ा गोलमाल था। माननीय अध्यक्ष जी, इससे साफ जाहिर है कि इनके समय में सिस्टम पूरी तरह जंग खा चुका था। अपात्रों को पेंशन मिल रही थी, पात्र लोग पेंशन बनवाने के लिए चक्कर काट रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। बुजुर्ग जाता था अपने पोते को लेकर के कि मेरी पेंशन लग जाए, माननीय अध्यक्ष जी कोई सुनने वाला नहीं था। हमने सिस्टम को पूरी तरह बदला। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन सहित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पारदर्शी ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, काम किया है। और इनके समय में तो अपात्र लोग लाभ ले जाते थे और पात्र लोग देखते रहते थे भी भाई मेरे को मिलेगी। गरीब आदमी की तो सुनता नहीं था कोई भी। यहाँ तो पेंशन भी माननीय अध्यक्ष जी उसकी लग जाती जो 50 आदमी लेकर आवा था रैली में, उसकी लग जाती। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार सेवा, एक मिनट जी, ये सीएम लेवल की बात क्यों कह रहे जी आप? आपके एक प्रत्याशी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी चेयर के ऊपर बैठे हैं, इनकी विधानसभा थी, क्या शब्द कहे उसने? कहा जी मेरे को 50 वोट दो, मैं एक नौकरी दूंगा। ये क्या बात हुई जी? ये क्या बात हुई यार? ये कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या? आपकी तरफ से आते हैं शब्द में, ये आपकी तरफ से शब्द आते हैं, ये आपकी तरफ से शब्द आते हैं महाराज जी। ये पता नहीं भी मेरे को, तो वीडियो वायरल हुई है जी, वीडियो वायरल हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार सेवा, संवेदना और सत्य की राजनीति करती है। कोई भी पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। ये अगर कमिटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। लेकिन लोग झूठ की दुकान चला रहे हैं, भ्रमित कर जनता को, बुजुर्गों को कर रहे हैं। उन्हें जनता की अदालत में जवाब देना होगा। झूठ नहीं फैलाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, बुजुर्गों के साथ इस प्रकार का भ्रम फैलाई दिया, इस प्रकार की बातें फैलाई दी। बुजुर्गों ने क्या क्या नहीं बोला, हम सुन रहे थे। मैंने उनको कहा माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन मंच के ऊपर अभी उचाणा के अंदर हमारे विधायक ने वहां पर एक जनसभा की थी। मैंने कहा कि बुजुर्ग हमारे पिता हैं, हमारे बाप के समान है। बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाना ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम है, उनका सम्मान कम करना नहीं है। पे कंडीशन क्यों लगाई थी? आपको तो पता नहीं है,
आपको नहीं पता, कंडीशन लगाई आपने लगाई कंडीशन। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, मान्य ना अध्यक्ष ना जी, बलराम, ये बलराम ने नहीं लगाई, वो कह रहे उस पार्टी ने लगाई, तने नहीं लगाई जी। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, बेबे बैठ, बेबे बैठ, बेबे मान्य बैठ अध्यक्ष जा, जी, बेबे बैठ जा। मान्य अध्यक्ष जी, एक आरोप और लगाया गया। बीच में रुकावट ना करें, मेरा अनुरोध है, समय बहुत मान्य ज्यादा हो अध्यक्ष जी, जाएगा, सबने दूर दूर जाना है आज जी। मान्य अध्यक्ष जी, ठीक ठीक, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के आरोप लगाया गया। अभी हमारा पहला ही वो सेशन था मान्य अध्यक्ष जी, और विपक्ष की तरफ से ये सवाल आ गया कि आपने वायदा किया था 21 रुपए देने का, आप कब देंगे? लग गए ना देना। इसी में कहा गया सदन में, इसी सदन में कहा गया। मुख्यमंत्री जी ने नहीं आपने क्या बोला? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपसे मांगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोल रहा हूँ, आपसे मांगा मैंने। क्या 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 क्लैरिफिकेशन? अभी एक इसी पे लाडो लक्ष्मी, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं लाडो लक्ष्मी मुख्यमंत्री पे जी ने पॉइंट कहा ऑफ कि ऑर्डर नहीं लाडो होता। लक्ष्मी सुनो योजना सुनो, पे अरोड़ा जी किसी स्कीम, सुनो, स्कीम या वक्तव्य पे उस पे नहीं, देखो रूल, अगर पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर है अगर आपको किसी प्रोसीजर रूल के अंदर क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो तो उनका वक्तव्य चल रहा है। हाँ, उसमें आपको अगर उनकी बात पे कोई बात कहनी है तो कहो, पर वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। बताओ बताओ। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पिछले बजट में 5,000 करोड़ रुपए रखे थे लाडो लक्ष्मी योजना के लिए, जो मात्र 637 करोड़ थी है। ठीक है, पर ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, वैसे आप कह सकते हो अपनी बात। कहते हो सबको देंगे और फिर माननीय अध्यक्ष जी, इसको लेकर के आरोप लगाया गया नरेश सेलवाल की तरफ से, आदित्य सुरजावाले की तरफ से, और हमारी बहन श्रीमती पूजा, इनकी तरफ से आरोप मढ़ दिया गया सरकार के ऊपर कि 2100 रुपया मासिक वित्तीय सहायता देने की बात थी महिलाओं को। आरोप लगाया गया कि आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा तो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, इस दिशा में हमने 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। माननीय अध्यक्ष जी, हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर उसको लॉन्च किया। माननीय अध्यक्ष जी, इस ऐप पर 31 जनवरी तक माननीय अध्यक्ष जी 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने लगातार हर महीने महिलाओं तक ये वित्तीय सहायता पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। 9,22,452 महिलाओं इसमें पात्र पाई गई, और हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10 फरवरी को चौथी किस्त जारी की, और इस योजना के तहत 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनों के खाते में 193 करोड़ रुपया डालने का काम किया, और हमने 4 किस्तों के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी अब तक 634 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम जो बोलते हैं हमारी सरकार वो पूरा करने की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये मासिक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया, और इसके लिए हमने 1 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि अब 1,80,000 रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की वे माताएं जिनके 3 से अधिक बच्चे नहीं हैं, और वे सभी इस योजना के पात्र हैं जिनके बच्चे
सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में माननीय अध्यक्ष जी 80% से ज्यादा अंक लिए हों, उनकी माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का निर्णय हमने लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ऐसी माताओं को, जिन माताओं की परिवार की आय 1,80,000 रुपए है, वो ऐसी माताएं जिन्होंने अपने बच्चों को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 1 से 4 कक्षा तक दक्षता हासिल की है, ऐसी माताओं को भी हमने इसमें शामिल करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिन माताओं ने अपने बच्चों को सर्विस, एक्वा, सैम या से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया हो, माननीय अध्यक्ष जी, फरवरी 2026 से 1100 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी। 1,000 रुपये की राशि उसकी एफडी की जाएगी और उसको ऐसे समय में दी जाएगी जब उसको कोर समय के अंदर उस पैसे की आवश्यकता। माननीय अध्यक्ष जी, इस योजना का, ताकि वो उससे अपना कोई बच्चे को कारोबार करा सके, अपने बिटिया की शादी कर सके, माननीय अध्यक्ष जी, इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए तो हरियाणा में 40 वर्ष से अधिक कांग्रेस का शासन काल रहा है। हरियाणा के अंदर 40 साल से ज्यादा शासन रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इन 40 वर्षों में कांग्रेस ने भी जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां बनाई। इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्तियां, स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं, सब्सिडी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनमें से एक भी ऐसी योजना या नीति है जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त आपने ना लगाई हो? कोई भी एक योजना बता दो, आपने भी बनाई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि हमारी माताओं बहनों को सम्मान मिल रहा है तो आपको इसकी तकलीफ क्यों रही है? जब माताओं को, बहनों को सम्मान मिलता है तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं, इतनी कमेंट्री नहीं। जहां आपकी सरकारें हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको कहना चाहता हूं, जहां इनकी सरकारें हैं, इन्होंने जरूर घूम करके आना चाहिए कि वहां क्या क्या वायदे जनता के साथ किए गए थे, क्या वो वायदे पूरे किए गए। ये जाकर के वहां जीरो ग्राउंड के ऊपर लोगों को पूछना चाहिए। खाली वोट लेने के लिए, जनता का पेट भरने के लिए और वोट बटोरने के लिए घोषणा कर दी। आज तक माननीय अध्यक्ष जी, वहां के लोग वंचित हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी, खाली वोट ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमने कहा था कि हमारा संकल्प पत्र गीता के समान है और इसका एक एक वायदा पूरा करने की और हमारी सरकार तेज गति से आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और आरोप लगाया, कई बार लगाते रहते हैं आरोप हमारे विपक्षी साथी, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि का बीपीएल के राशन कार्ड काट दिए, आरोप लगाया, इतने बढ़ाई दिए, कहा इतने काट दिए। अगर माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इसी महान सदन के अंदर जब मैंने बोला था, मैंने शुरू में ही कहा था, तब तो 2024 के चुनाव से पहले की बात है, ये मेन चुनाव से पहले की बात है, तब मैंने इसी सदन में कहा था कि लोगों ने मेरे से ये मांग किया है कि हमारा बीपीएल कट गया। मैंने एक बार कहा कि आप अपनी स्वयं स्थापित इनकम भर दें, उसके बाद वेरीफाई कराएंगे। परंतु हमारे विपक्षी साथियों ने कितना बवाल कर दिया, क्यों बढ़ा दिए जी, क्यों बढ़ा दिए। फिर मुझे यही कहना पड़ा माननीय अध्यक्ष जी कि हम काट देंगे, जो अपात्र होंगे हम उसकी चेकिंग कराएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने चेकिंग कराई है और विपक्ष के साथियों ने कहा है कि अपात्र को नहीं मिलना चाहिए।
मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, विपक्षी भाइयों द्वारा राशन कार्ड से संबंधित मुद्दा पिछले बजट अधिवेशन में भी उठाया गया था, बड़े जोर शोर से उठाया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है इसी सदन में मैंने मार्च 2025 में बजट अधिवेशन के दौरान कहा था कि 27 मार्च को बीपीएल कार्डों के विषय में अपनी बात मैंने यहीं पर रखी थी। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय मेरे इन्हीं विपक्षी भाइयों ने 50 लाख से अधिक का 50 लाख से ज़्यादा बीपीएल कार्ड वो बनाने पर आपत्ति जाहिर करी थी, यहीं करी थी। बड़ा हल्ला मचाया गया था कि 50 लाख बीपीएल कार्ड बना दिए। उसे पूछना चाहता हूं, मार्च 25 बीपीएल कार्ड होल्डर 51,07,270 51 लाख, और आज के दिन में जनवरी 2026 के अंदर 39,88,155 12 लाख कार्ड के 24% कार्ड ये कैसे फालतू बने और कैसे कटे, इस बात का स्पष्टीकरण। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, इसको हमने एक स्ट्रीमलाइन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसको ऑनलाइन किया है। मैंने कहा है कि मेरे पास काफ़ी लोग आए और कहने लगे कि हमारा बीपीएल कटा है। मैंने कहा भाई बनाओ भाई, अगर किसी का कटा है तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार का माननीय अध्यक्ष जी ये ध्येय है कि पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। पात्र व्यक्ति को लाभ देना सरकार की जिम्मेवारी है माननीय अध्यक्ष जी। और मैं वही कह रहा हूं, मैंने वही कहा है। मैंने उस समय ये कहा था कि स्वयं स्थापित इनकम वो भर करके दे। माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने दिया, हमने वेरीफाई किया और उसके अंदर जुड़ते रहते हैं। अभी ये नहीं है, कई बार अभी और जुड़ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई अप्लाई करते रहते हैं और जुड़ जाएंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये कई प्रकार से हम इसको चेक करते हैं। देखिए, मैं एक मिनट मैं बताता हूं जी बत्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 2 लाख नौकरियां दे दी और उन 2 लाख में से लगभग 50,000 60,000 गरीब परिवारों के बच्चे लगे, ज्यादा लगे होंगे, 1 लाख से भी ज्यादा लगे होंगे, 1 लाख से भी ज्यादा। जिस परिवार के अंदर माननीय अध्यक्ष जी अगर नौकरी लगी वो बीपीएल से बाहर हो गया, तो कैसे ये कह सकते हैं जी? वो उसमें जुड़ भी जाता है, उसमें जुड़ता भी है, उसमें कटता भी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है ये। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं वेरीफाई कर रहे हैं अधिकारी। मैंने कहा कि अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं, बता तो दिए और क्या। वेरीफाई कर रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी एक योजना, माननीय अध्यक्ष जी, हमने एक योजना चलाई, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना। ऐसे गरीब परिवारों को हम पैरों पे खड़ा करने का काम करते हैं, उनको लोन दिलवाते हैं, उनको कुछ और करते हैं। वो पैरों पे खड़ा होगा तो बीपीएल की श्रेणी से बाहर चला जाएगा, और जब बाहर जाएगा तो उसका नाम कटेगा ही। आपको तकलीफ क्यों है जी माननीय अध्यक्ष जी? अगर किसी का जुड़ता है, एक तरफ तो कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कई बार बत्रा जी ठीक, कई बार ठीक है बत्रा जी, बात आ गई आपकी। जो आदमी 2 लाख रुपए का गिफ्ट करेगा वो गरीब होगा। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार परिवार का जो मेन सदस्य होता है
वो मेन सदस्य के ऊपर पूरा परिवार चलता है माननीय अध्यक्ष जी, और वो बीपीएल में नहीं है। कई बार जो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, जो मेन व्यक्ति होता है माननीय अध्यक्ष जी, कोई दुर्घटना हो जाती है उसके साथ, दुर्घटना के कारण परिवार के ऊपर पहाड़ टूट जाता है, वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है माननीय अध्यक्ष जी, तो उसका कार्ड बन जाता है। इनको तकलीफ क्या है, मैं यही तो कह रहा हूं, ये ऑनलाइन प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर वेरीफाई करते, जुड़ते भी हैं, कटते भी हैं, इसके अंदर दिक्कत नहीं है कोई भी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी योजनाओं की वजह से लोगों का जीवन स्तर में माननीय अध्यक्ष जी सुधार हुआ है। वे स्वतः ही हमारी जो योजनाएं हैं माननीय अध्यक्ष जी, हमारी योजनाओं की वजह से लोगों के जीवन में सुधार हुआ है, वे स्वतः ही इस गरीबी रेखा से बाहर आए हैं माननीय अध्यक्ष जी, स्वतः ही, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी तो वो बाहर आ गए हैं। हमने किसी का राशन कार्ड नहीं काटा, हमने तो उनका जीवन स्तर ऊंचा करने का काम किया है माननीय अध्यक्ष जी, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया है, हमने किसी का बीपीएल नहीं काटा। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा, ये देखो जी, फिर अगर मैं कहूंगा नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर किसी गरीब व्यक्ति का जीवन ऊपर उठता हो, उससे भी विपक्षी साथियों को आपत्तियां, उससे भी आपत्तियां, ये क्यों ऊपर उठ गया, क्यों गरीबी रेखा से बाहर आ गया, हाँ जी, इससे भी आपत्ति आप लोग का तो नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हम क्या करें, ना उधर की बात कर सकते हैं ना उधर की, उधर करें तो क्यों बन गए। अगर व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया फिर भी आपत्तियां क्यों उठ गया, गरीबी रेखा में रहना चाहिए था नीचे। इसके ऊपर भी आऊंगा, आपने कहा है रोजगार की भी बात करूंगा, आपने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, सदन की भावना के अनुरूप मैंने इसी सदन के माध्यम से हरियाणा की जनता से अनुरोध किया था। मैंने कहा था कि किसी भी भाई का किसी गलती के कारण बीपीएल बन गया है, या गलत किसी उससे पीपी में या उसकी अपनी इनकम ज्यादा दिखाई गई है, तो वह स्वयं बीपीएल की कैटेगरी से बाहर कर लें। बहुत सारे लोगों ने अपने आप उस कैटेगरी से बाहर किया है, काफी लोगों ने किया है माननीय अध्यक्ष जी। इसके बाद अनेक लोगों ने अपने नाम बीपीएल से कटवा लिए हैं। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, हमने दोबारा इनकम वेरिफिकेशन भी करवाई है, और इस दौरान जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से अधिक थी, उनको बीपीएल सूची से भी बाहर किया है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्षी साथियों से ये पूछना चाहता हूं कि इनके समय में कितने राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड बने हुए थे। इनके समय में तो राशन कार्ड और बीपीएल राशन कार्डों में भी घोटाले ही घोटाले नजर आते थे माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था माननीय अध्यक्ष जी। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम इनके समय में घाटे में चल रहे थे। प्रदेश की बिजली कंपनियों पर करोड़ों रुपए का कर्जा आपके समय में था। सरकारी ढांचा माननीय अध्यक्ष जी तहस नहस था। विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद का बोलबाला था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाया गया इनके द्वारा कि किसानों की फसल के खराबे का मुआवजा नहीं दिया गया।
ये आरोप लगाया गया। मैं बताना चाह रहा हूं, हमने स्पष्ट किया, आपके क्वेश्चन का उत्तर स्पष्ट किया आपके क्वेश्चन का उत्तर। माननीय अध्यक्ष जी, नरेश सेलवाल, विकास सारण, आदित्य सुरजेवाला आरोप लगाया इन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि अगस्त सितंबर 2025 में हरियाणा में भारी बरसात के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। मैं स्वयं भी गया, परंतु हमारे विपक्षी भाई नहीं कहीं दिखाई दिए। जब मैं निकला फिर एक दो जगह ट्रैक्टर बगू दिखे, कहीं नहीं दिखे। मैं कई जगह गया माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई जगह गया। ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्वयं बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। माननीय अध्यक्ष जी, भारी वर्षा, जल भराव के कारण ठीक है, खराब हुई खरीफ की फसलों के नुकसान की भरपाई चर्चा हो चुकी है, अभी तो जवाब 15 सितंबर तक माननीय अध्यक्ष जी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया। हमने इस नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15,57,000 रुपए की मुआवजा, खराबे का मुआवजा किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, ये किसान के खाते में गया है और इसमें बाजरे की फसल के लिए, क्योंकि उनको हमने भावांतर भरपाई दी 35 करोड़ 29 लाख रुपए, कपास के लिए माननीय अध्यक्ष जी 27 करोड़ 43 लाख, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख और ज्वार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि किसान तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले भी हमने बाढ़ के चलते जो पशुधन की हानि हुई थी मेरे प्रदेश के लोगों को, उनका मकान गिर गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, उनके पशु चले गए, पशु मारे गए, उनके लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपया उन तक पहुंचाने का काम किया, उन तक भी पहुंचाने का काम किया, 4 करोड़ 72 लाख रुपया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विपक्षी भाइयों ने बड़ी संख्या में किसानों को मुआवजा नहीं मिलने की बात कही, आरोप लगाए गए बड़े बड़े। मैं सदन में बताना चाहूंगा, इस बारे में भी हम जांच करवाएंगे, और जांच के दौरान हमने, क्योंकि जब हमने पूरी रिपोर्ट मांगी थी माननीय अध्यक्ष जी, हमने उसकी जांच भी करवाई थी, पर जांच के दौरान पोर्टल पर पटवारियों द्वारा एक ही रकबे की कई फोटोएं डाली गई। जब कई फोटोएं डाली गई तो इन विसंगतियों को हमने स्वयं चेक किया और चेक करके हमने ऐसे 1,50,583 किसानों की जो 370 करोड़ रुपए 52,26,863 रुपए की मुआवजा राशि, उसको भी स्वीकृत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, पटवारियों द्वारा जो डुप्लीकेट फोटो अपलोड करने का जो गंभीर मामला था, सरकार के जो विचाराधीन में आया, इस पर अंतिम निर्णय होते ही जो हमारे शेष पात्र किसान जो रह गए हैं उन तक मुआवजा पहुंचाने का काम, उसके ऊपर उचित कार्रवाई वो की जाएगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कार्रवाई भी की हमने, सस्पेंड किया। मैंने अभी कहा है ना, जांच करवा रहे हैं, जो जांच के
जांच करवा रहे हैं। ठीक है, जांच इसमें चर्चा करवा- हो चुकी है काफी, अभी चर्चा नहीं होगी, चर्चा हो चुकी है। अभी अध्यक्ष जो महोदय- मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं बाद में अपनी अलग से आप रख अध्यक्ष सकते हैं। महोदय, हमने कहा हम मान लेवा जी भी तो कह रहे हैं, बोलो मान्य अध्यक्ष रोको जी, नहीं, अब चलने दो। मान्य अध्यक्ष जी, किसान हमारी सरकार की केंद्र की नीतियों में है। मान्य अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में किसान के फसल के खराबे का पिछले 11 वर्षों में जो मुआवजे के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम के रूप में 15,448 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में, आप देखिए अपने काल को, 10 साल का आपका कार्यकाल रहा, आपके शासनकाल में 1,138 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष जी, एक ऊंट के मुंह में जीरे की बात, ये 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, किसान को भी अपमानित करने का काम ये लोग करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार तो 2014 में 269 करोड़ रुपया जो उनके मुआवजे का था, खराबे का था, वो भी छोड़ का बाजगी थी, वो भी हमने देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में जब जन दायित्व संभाला मनोहर लाल जी ने, 2015 में 269 करोड़ रुपया वो भी हमने देने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी एक मिनट, केवल एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार और मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थीगण तथा संकाय सदस्य उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में प्रोफेसर छतरपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री हरियाणा, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। साथ ही आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में द स्टेट प्रेसिडेंट वॉइस ऑफ मीडिया के पत्रकार उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। जी मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाया गया कि एमएसपी कानून लागू न करना, क्या आरोप लगाया गया? हिंदूराज नरवाल ने लगाया, विकास सारण ने लगाई दिया, माननीय अध्यक्ष जी पूजा जी ने लगाया। मैंने कहा है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है। मैंने अभी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने संकल्प पत्र में 2024 में सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का संकल्प लिया था। अभी कहा था हमने, माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो मात्र 1 साल के अंदर हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने जो बात कही थी उसको लागू करने का काम किया। आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 12 सीजन में अब तक हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद का हमारी सरकार ने 1,64,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, हमने 11 सालों में किसानों को फसल खराबे का पूरा मुआवजा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में 21 किस्तें माननीय उपाध्यक्ष महोदय भेजने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में
60,233 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान को भेजने का काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि हम अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को जड़ से समाप्त करेंगे। किसानों के ऊपर 133 करोड़ रुपया बकाया था, उस 133 करोड़ को भी माफ कर दिया और अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने व बनाने वालों से बचने के लिए एक कानून भी बनाया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके तहत ऐसे लोगों को 5 साल की कठोर कारावास सजा देने का प्रावधान भी किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, खरीफ सीजन 2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा, फसल का जो एग्जिस्ट गेट पास है उसके कटने के 48 घंटे के बाद किसान के खाते में पहुंच जाता है। ये व्यवस्था अगर किसी ने दी है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरोप लगाया गया हमारे विपक्षी साथियों द्वारा, इसमें हमारे वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी, शीशपाल केहरवाल जी, नरेश शेरवाल जी, हमारी बहन पूजा जी, अर्जुन चौटाला भी इनके साथ मिलिया जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रदेश में शांति, सुरक्षा और कानून के राज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारी सरकार देती है। आज इसके सकारात्मक परिणाम भी आज धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यह हरियाणा के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक गर्व की बात है कि नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से लागू करने में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में बेहतर जांच और मॉडर्न पुलिसिंग के परिणाम 1 जुलाई 2024 से अब तक पंजीकृत मामलों में सजा की दर बढ़कर 74.13% हो गई है। जब से हमने 3 कानून लागू किए, उसको जल्दी सजा दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम 2004 से लेकर के 2004 से लेकर के 2014 आपकी सरकार थी, मर्डर के मामलों में वार्षिक जो वृद्धि थी वो 3.81% थी। मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े हैं 2004 से लेकर के 2014। माननीय उपाध्यक्ष जी, 3.81% की वृद्धि थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैंड ऑर्डर का इसमें आंकड़े नहीं भी उसने क्या करना, हम सब की जिम्मेवारी है कि ये बात कहो, लोगों की जान माल की रक्षा हो। आज हम सबको करना चाहिए और इसमें जो भी कमी है, जैसे पुलिस में भर्ती में कमी है, वो सबसे पहले पूरी करनी चाहिए, ताकि ये किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए लैंड ऑर्डर जरूरी है और इसमें आंकड़ों में ना फंसाओ, इसको और मजबूत करो। बिल्कुल अच्छी बात करी है अरोड़ा जी ने, ये सबका सामूहिक विषय है, परंतु आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब आरोप लगता है तो उसका पीड़ा होती है। बिल्कुल मजबूत करेंगे। मैं तो सिर्फ आपने जो आरोप लगाए उसका जवाब दे रहा हूं, जो आरोप आप लोगों ने लगाए उसका जवाब दे रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ भी बोल रहा, मैं तो जो इन्होंने शब्द कहे हैं, मैं एक एक शब्द सुना, उसको लिखा, मैंने नाम भी लिखा भी, कौन क्या बोल रहा।
मैंने तो नाम भी लिखे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3.81% की वृद्धि हुई। और अगर 2014 से लेकर के 2025 ये वार्षिक दर घट करके 1.75% रह गई। 1.75, जो अशोक अरोड़ा जी ने बात कही कि हमारा सामूहिक है, हम इसको पर काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, आप भी अगर कोई हमें बताएंगे तो उसको हम लागू करेंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार 2004 से 2014 तक जो प्रदेश में दंगों के मामलों में जो वार्षिक वृद्धि थी वो 9.74% थी, 9.74, जबकि 2014 से 2025 हमारे समय के अंदर ये वार्षिक दर घट करके 2.41 रह गई है। माननीय अध्यक्ष जी, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है आपके कार्यकाल की, हमारे कार्यकाल की। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आरोप न आप तो गाला देते इन्नू, उस टाइम तो गाला देते आप इन्नू भी आपने हाँ, ये बिल्कुल ठीक है बात। चलो, आंकड़े तो काफी थे, मैं नहीं बोलना चाह रहा, मैं पूरे आंकड़े लेकर आया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसके ऊपर जो काम किए हैं, हमने पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। 300 करोड़ रुपए की राशि हमने पुलिस के आधुनिकीकरण पर खर्च की है, ताकि आजकल जो अपराध हैं, अपराध करने का भी तरीका बदल गया है। जो ये सोशल मीडिया है, AI का जमाना आ गया है, उसी प्रकार से हमने अपनी पुलिस को भी आधुनिकता में उसको बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही हमने 5500 नए पुलिस जवानों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। अभी लगभग 5,500 के करीब में पास आउट भी हुए थे। डायल 112 के जरिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय 9 मिनट 44 सेकंड का तेज रिस्पांस टाइम जवाबदेह गवर्नेंस सिस्टम की ये निशानी है। अगर कोई 112 पे कॉल करता है तो 9 मिनट 44 सेकंड में उसके पास पहुंच जाती है गाड़ी हमारी। ये हमने सुनिश्चित किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और हमने नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ हमारी सरकार एक्शन प्लान 2029 के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षी साथियों द्वारा ये आरोप लगाया गया कि प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, कई जने बोले, इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अशोक अरोड़ा जी ने भी कहा है, शीशपाल केरवाल जी ने कहा, अर्जुन चौटाला जी ने भी कहा और श्रीमती पूजा ने भी कहा है कि प्रदेश में नशा बढ़ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर गति से काम कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है और नशा पीड़ितों की पहचान करके उनका इलाज भी कराया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशे के विरुद्ध लड़ाई में हमारे पड़ोसी राज्यों का सहयोग लेने के लिए हमने हरियाणा पंचकुला में अंतरजातीय सचिवालय भी स्थापित किया है। इस सचिवालय में उत्तर भारत के 7 राज्य हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान के प्रतिनिधि आपस में नशे पर रोकथाम लगाने के लिए सूचनाओं को साझा करते हैं। ड्रग्स के खिलाफ राष्ट्रीय युद्ध के लिए देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्रालय ने एक मानस पोर्टल शुरू किया है। इसकी निगरानी स्वयं
केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो करते हैं। इस पर नशे के अवैध कारोबारों की जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम वो गुप्त रखा जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ हमारी सरकार एक्शन प्लान 2029 के साथ मजबूती से काम कर रही है। वर्ष 2023 में माननीय उपाध्यक्ष जी NDPS के 3,823 मामले दर्ज किए गए तथा 5,119 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में 3,331 मामले दर्ज किए गए हैं तथा 5,994 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार NDPS के कमर्शियल मात्रा के मामले में वर्ष 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 37% तक गिरफ्तारियां और 69% तक की बढ़ोतरी ये हुई है। इतनी गिरफ्तारियां की हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में NDPS के 54% केसों में सजा भी करवाई गई है, जबकि पिछले वर्ष 48% केसों में सजा हुई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशा तस्करों की लगभग 53 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी हमने जब्त किया है तथा 111 संपत्तियों को हमने डिमोलिश भी किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशा मुक्ति अभियान चलाकर 3,350 गांव तथा 876 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। इसी प्रकार नशा करने वाले 7,523 लोगों की पहचान कर उनका इलाज भी कराया गया है। हरियाणा उदय अभियान के तहत 2,482 कार्यक्रम आयोजित भी जागरूकता कैंप के माध्यम से किए गए हैं, जिनमें 16,50,000 लोगों ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय भाग लिया है।